ए वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सॉरी, थोड़ा लाइव क्लास आज लेट हो गया। एक बार हम सब देख के बता दीजिए, इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है बच्चों? जी हाँ। ए वेरी गुड इवनिंग। पूजा भगत जी, आप किस कोर्स से हैं? विच कोर्स आर यू फ्रॉम? यूजीसी नेट? पूजा भगत जी नहीं, यूजीसी नेट में तो यही क्लासेस मिलेंगी जो आपको जैसे मिल रही हैं। ये जो नोट्स आपको ये है ना, ये मिलेंगे आपको। ठीक है। डिमांड फॉर मनी थ्योरीज हमको करना है आज। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिमांड फॉर मनी थ्योरीज, होपफुली आप सबने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया हो। सो डिमांड फॉर मनी थ्योरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी फिशर किसने दी है? फिशर ने दी है। इसको हम फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं। जो फिशर है ना, बेसिकली इसने क्या कहा है, इसने एक इक्वेशन दी है, ये वाली एमवी इज इक्वल टू पी। बेसिकली फिशर ने इस थ्योरी में ये चीज कही है कि जो प्राइस लेवल है वो इफेक्टेड होता है मनी सप्लाई से। ठीक है। प्राइस लेवल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी सप्लाई। फिशर के अकॉर्डिंगली अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल जो है वो भी बढ़ेगा, विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये चीज कही है फिशर ने अपनी थ्योरी में। सो फिशर ने अपनी थ्योरी में एक इक्वेशन दी है, दैट इज एमवी इज इक्वल टू पीटी। एमवी इज इक्वल टू पीटी का क्या मतलब है समझिए। ये जो एमवी वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है सप्लाई ऑफ मनी को, और पीटी वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर मनी को। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी को। सो एमवी वाली इक्वेशन में ये जो एम दिख रहा है आपको, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मनी। ये जो वी दिख रहा है आपको, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब मैं आपको अभी समझाती हूँ। बताइए। ओके ठीक है। सीमा यादव जी, आप टॉपिक उसके यूनिट वाइज एमसीक्यूज आपको मिलते हैं आपकी वीकली क्विजेज। आई थिंक अभी तक आपकी 4 वीकली क्विजेज हो चुकी होंगी। तो प्लीज आप एमसीक्यू प्रैक्टिस उससे करिए, क्योंकि वो स्पेशल डिजाइंड क्वेश्चन है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंगली। तो वो वीकली क्विजेस करिए, दैट आर बेस्ट सोर्स फॉर योर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ठीक है। अभी सैटरडे को फिर वीकली क्विज आने वाली है, आज मैंने सेंड कर दिया टीम को। तो कल वो सारा कंपाइल करके उसको अपलोड करेंगे और परसों उसको पब्लिश करेंगे। इस तरह से ये सिस्टम रहता है। ठीक है। ईशा सिंह जी, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। कर ली है ना? तो सीमा यादव जी फिर अभी अपलोड होती जाएंगी ना, जैसे आपका एग्जाम 17 अक्टूबर को है, तब तक वीकली क्विजेज अपलोड होती जानी है रेगुलर बेसिस पर। आप वो करते रहिए। ठीक है। पीवाईक्यूज भी अभी आपको इसमें करवा दिए जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम, आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की आपकी अच्छी हो गई, सब्जेक्टिव के साथ साथ में तैयारी, राइटिंग प्रैक्टिस की करिए कोशिश। ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में उसके लिए टाइम कम बचेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता पूनम जी, सैटरडे हर सैटरडे क्विज आती है। अगर ऐसा हो गया ना, जिस दिन की सैटरडे को आपको क्विज नहीं मिलेगी, तो मतलब हमारी कमिटमेंट्स का क्या। हर सैटरडे अगर बोला गया क्विज आती, सैटरडे नहीं आएगी तो संडे आ जाएगी, वीकेंड में आती ही आती है। सैटरडे को यूजीसी नेट के कोर्सेज में इस बार आई थी, और जो एचपीएससी वाले कोर्सेज थे उसमें संडे को अपलोड हुई थी। ठीक है। तो इज इट ये पॉसिबल ही नहीं है कि क्विज आपको ना आए। अगर सैटरडे को नहीं आएगी तो संडे को आ जाएगी, बट हो ही जाती है पब्लिश। ठीक है। आप चेक करना एक बार। हाँ, वो भी कर सकते हो सीमा यादव जी।
चलो तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। ओके सो मैंने आपको कहा था वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। देखो वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि पैसे का एक यूनिट कितनी बार जो है हैंड टू हैंड जा रहा है। दैट मीन्स यू कैन से रेट एट विच मनी मनी टर्न्स ओवर इन जीडीपी ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। मैं एग्जांपल से आपको इसका मतलब समझाती हूँ। सच एज एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स each dollar is used in GDP transactions। देखिए हमारी जीडीपी ट्रांजेक्शन्स में जो पैसा है वो कितनी बार एवरेज नंबर कितनी बार यूज हो रहा है। देखो मान लो एक नोट प्रिंट हुआ, नोट प्रिंट होते सार वो नोट बैंक के पास आया, बैंक ने उस नोट को आगे जो बंदा निकलवाने आया पैसे उसको दिया, उस बंदे ने घर जाके वो नोट अपने बेटे को दिया, उस बेटे ने वो कुछ मार्केट में सामान लेने गया तो उसने किसी मैन को, किसी शॉपकीपर को वो नोट दे दिया, उस शॉपकीपर ने आगे वो नोट अपनी बीवी को दिया, उसकी बीवी ने मार्केट से कोई सामान लिया या वो पार्लर गई तो उसने पार्लर वाली को नोट दिया, पार्लर वाली घर गए तो उन्होंने उसने अपनी बेटी को वो नोट में। समझे हो बात को कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स एक यूनिट जो है मनी का या डॉलर जो है वो कितने टाइम ट्रांजेक्शन उससे की जा रही है। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी बेसिकली। समझ गए बच्चे? सो समझ गए ना? इसके अलावा पी का मतलब प्राइस लेवल, टी का मतलब ट्रांजेक्शन। अब ये बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरी है इसमें ये कहा गया है कि ये जो टी एंड वी है इनके ट्रांजेक्शन एंड वेलोसिटी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ एम में एंड पी में। ठीक है, एम में एंड पी में। अब ध्यान से इस चीज को समझो। वो कह रहा है कि मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल डायरेक्टली रिलेटेड, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि प्राइस लेवल मनी पर डिपेंड करता है, मनी सप्लाई प्राइस लेवल पे डिपेंड नहीं करती। देखो मैंने यहाँ पे क्या, प्राइस लेवल डिपेंड्स अपॉन मनी सप्लाई। ठीक है, बट मनी सप्लाई डज नॉट डिपेंड अपॉन प्राइस लेवल। समझे इस चीज को? तो मतलब मनी सप्लाई की चेंज होने से प्राइस लेवल चेंज होता है, बट ऐसा नहीं है कि प्राइस लेवल के चेंज होने से मनी सप्लाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उसने लिखा कि मनी सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्राइस लेवल से। फिर रिसोर्सेज की फुल एम्प्लॉयमेंट है, यही चीज जो बताई कि मनी सप्लाई में चेंज होने से प्राइस लेवल में चेंज आता है। ठीक है, सो इसमें अब देखो ये डायग्राम देखो ध्यान से, इस डायग्राम में आप ध्यान से ये चीज देखिए। इस साइड पर मैंने प्राइस लेवल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ? प्राइस लेवल। ठीक है, और नीचे ये लिया हुआ है मनी सप्लाई। ये जो कर्व बन रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे ये चीज आपको दिखाई जा रही है कि प्राइस लेवल मनी सप्लाई। क्या दिखाया जा रहा है? प्राइस लेवल इज फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। कि जो प्राइस लेवल है वो मनी सप्लाई का फंक्शन है, यानी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो नीचे आपको डायग्राम देखने को मिल रही है इसमें ये है वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज 1/p का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मनी। और याद रखना ये जो वैल्यू ऑफ मनी होती है ना, ये प्राइस लेवल के बिल्कुल उल्टा काम करती है। ठीक है, ये प्राइस लेवल के बिल्कुल उल्टा काम करती है। यानी कि अगर प्राइस लेवल पी है तो वैल्यू ऑफ मनी 1/p होगी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ मनी भी जो है वो मनी सप्लाई का फंक्शन है, इज आल्सो फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई, बट वो इनवर्सली रिलेटेड कर रही है उससे।
क्या रिलेट कर रही है? इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब कि ये देखो, मनी सप्लाई बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ रहा है। आपको याद है हमने क्लासिकल थ्योरी में एक सेम ऐसी डायग्राम की थी, इसमें ऐसे करके मनी सप्लाई का कर्व बनाया था। जब मनी सप्लाई बढ़ रही थी तो प्राइस लेवल भी बढ़ रहा था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशन है इसमें। बट मनी सप्लाई बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम होती है, मनी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू कम होगी। पहले मुझे 2 रुपए के मतलब बदले इतने गुड्स मिल, ज्यादा गुड्स मिल रहे थे, अब मुझे 2 रुपए के बदले कम गुड्स मिल रहे हैं, यानी कि मनी की वैल्यू कम होती है उससे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई आर इनवर्सली रिलेटेड। समझ आया ये सबको? बताइए, इज इट क्लियर? ठीक है जी, तो मैं थोड़ा ना आपको ब्लैंक स्लाइड पर भी ये चीजें सो अकॉर्डिंग टू फिशर, अगर डेफिनेशन लिखनी हो, अकॉर्डिंग टू फिशर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब कि बाकी सब चीजों को आप कांस्टेंट रखो, एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, यू कैन से, कि जो भी पैसा सर्कुलेशन में है, इकोनॉमी में घूम रहा है, ठीक है, वो अगर इंक्रीज होगा तो प्राइस लेवल भी उससे इंक्रीज होगा। प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सो देयर इज डायरेक्ट एंड प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब कि जितना मनी सप्लाई बढ़ रहा है उतना ही प्राइस लेवल बढ़ रहा है, बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। ठीक है, बट वैल्यू ऑफ मनी decreases with increase in money supply. Yeah, you can say there is inverse relationship between value of money and quantity of money with increase in quantity of money. ठीक है, so that is a bookish definition between quantity of money. समझ गए ना कि प्राइस लेवल और उसमें जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है और वैल्यू ऑफ मनी में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम ठीक है, वैसे लेट्स इट, समझ लग गई। अब इसके बेसिकली इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। इस थ्योरी के ना कुछ क्रिटिस एजम्पशंस मैंने आपको इसकी पढ़ा दी हैं, इसकी इक्वेशन समझा दी है और इसकी डायग्राम भी समझा दी। अब इसके क्या रह गए? क्रिटिसिज्म रह गए। इसके क्रिटिसिज्म में सबसे पहले, इसके क्रिटिसिज्म में ये चीज केन्स ने दी है, इसके क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी आप सबको पता है, क्लासिकल को क्रिटिसाइज करने वाला केन्स है। तो उसने कहा कि भाई वी एंड टी कांस्टेंट हो ही नहीं सकते, कि वेलोसिटी ऑफ मनी ट्रेड ट्रांजैक्शंस को हमने जम्पशन मान्यताओं में पढ़ा था कि वो कांस्टेंट रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कांस्टेंट वो नहीं हो सकते। फिर क्लासिकल्स का हमने पढ़ा हुआ है कि क्लासिकल्स जो है ना, इन्होंने मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही एज्यूम किया है। इन्होंने एज्यूम किया है मनी ओनली एक्सेस मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद है ना, ये क्लासिकल थ्योरी में भी हमने पढ़ा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
सिर्फ उन्होंने उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया, बट केन्जियन कहते हैं कि नहीं, जो मनी है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का भी तो काम करता है। सो इन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू वाला फंक्शन जो है मनी का वो निग्लेक्ट किया है। फिर तीसरा क्रिटिज्म इसमें ये दिया गया कि प्राइस लेवल जो है वो पैसिव नहीं रहता। प्राइस लेवल नहीं पैसिव रहने का क्या मतलब है, इसका मतलब क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि अगर मनी सप्लाई में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, यानी कि प्राइस लेवल का मनी सप्लाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मनी सप्लाई पे प्राइस लेवल का प्रभाव। मनी सप्लाई बढ़ेगी तब प्राइस लेवल बढ़ेगा, ऐसे ही कहा था ना। सो दैट मीन्स उन्होंने मनी सप्लाई को एक्टिव फैक्टर कंसीडर किया था और प्राइस लेवल को पैसिव। पैसिव मतलब जिस पर दूसरी चीज का प्रभाव पड़ रहा है। बट क्रिटिसिज्म में कहा गया है कि प्राइस लेवल पैसिव फैक्टर नहीं है, असल में प्राइस लेवल के चेंज होने से भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेरिएबल्स इकोनॉमी में चेंज होते हैं, वो पैसिव फैक्टर हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, बाकी इसका क्रिटिसिज्म ये कहा गया था कि लॉन्ग रन थ्योरी, आप सबको पता है केन्स ने तो लॉन्ग रन को सख्त क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, सो दीज आर द मेन क्रिटिज्म ऑफ द थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब, अच्छा यहाँ से अब मैं कैम्ब्रिज ना आपको आगे से यहाँ से पढ़ाती हूँ, ये यहाँ पे कैम्ब्रिज रहने दो, यहाँ पे रहने दो कैम्ब्रिज, अगली स्लाइड से कैम्ब्रिज, यहाँ पे सारा मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ से पढ़िए कैम्ब्रिज। सो डिमांड फॉर मनी की जो सेकंड थ्योरी है दैट इज कैम्ब्रिज वर्जन, जिसको हम कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच इनिशियली सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, मार्शल के द्वारा दी गई, उसके द्वारा ये मॉडिफाई की गई पीगू, रॉबर्टसन एंड केन्स के द्वारा। ठीक है, सो ये जो कैश बैलेंस अप्रोच है ना बेसिकली, इसमें मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, केन्स, हाँ इन्होंने बनाई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई ना कि जो हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ी थी क्लासिकल वाली, उसमें क्या कहा गया था कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। बट ये जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने कैश बैलेंस अप्रोच दिया, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो मनी है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करता है। ठीक है, ये चीज। फिर इसमें सबसे पहले इक्वेशन जो है कैम्ब्रिज वर्जन में किसने दी थी, मार्शल ने दी थी। तो इसमें बेसिकली हम इक्वेशंस ही सारी पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर मल्टीपल ऑफ इक्वेशंस, बहुत सारी इसमें इक्वेशंस है। ठीक है, सो इसका ये जो इक्वेशन इज एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। अब एम डी इज इक्वल टू के पी वाई का मतलब में एम डी, एम क्या है, व्हाट इज द एम, डिमांड फॉर मनी। के का मतलब, पी का मतलब सबके मतलब समझो, पी का मतलब प्राइस लेवल है, वाई का मतलब इनकम, रियल इनकम, के का मतलब हुआ प्रपोर्शन ऑफ इनकम, इनकम का वो प्रपोर्शन दैट हेल्ड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पसेस, यानी कि अपने इनकम का वो प्रपोर्शन जो लोग एज ए ट्रांजेक्शन के लिए, खर्चों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे हो रहे हैं उसके लिए अपने पास रख रहे हैं, अपनी इनकम का प्रपोर्शन, दैट इज के। समझ आई बात? सो द इक्वेशन इज एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। फाइन, अब एक चीज समझो मेरी, रियल इनकम क्या होती है, व्हाट इज अ रियल इनकम? अगर आपको रियल इनकम निकालनी है तो आप क्या करोगे? बेसिकली ये जो पी वाई है ना आपकी, दिस इज नॉमिनल इनकम, ये नॉमिनल इनकम है पी वाई, और ये जो अकेली वाई है दिस दिस इज योर रियल इनकम। ठीक है, और जो के है बेसिकली, के जो है, के का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ पी वाई, यानी कि प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम का वो प्रपोर्शन जो लोग अपने हाथ में रख रहे हैं, टू बी हेल्ड इन कैश बैलेंस, कैश बैलेंस भी कह सकते हो, ट्रांजेक्शन के लिए भी कह सकते हो, नॉमिनल इनकम का वो प्रपोर्शन। ठीक है, रियल इनकम का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, बहुत बार बताया हुआ आपको। रियल इनकम इज द नॉमिनल इनकम ओवर प्राइस लेवल, है ना, नॉमिनल इनकम ओवर प्राइस लेवल, यही फॉर्मूला होता है ना इसका। तो नॉमिनल इनकम पी वाई बताइए, प्राइस लेवल कितना है, पी है, तो इससे ये कट गया तो नॉमिनल रियल इनकम सिर्फ वाई नहीं आ गई, बताइए, हुआ क्लियर कि नहीं, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये इक्वेशन से पता होनी चाहिए आपको। दूसरा इसका इक्वेशन है रॉबर्टसन इक्वेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये वाला, दिस इज रॉबर्टसन इक्वेशन।
ये जो रॉबर्टसन का इक्वेशन है ये क्या है, m इज इक्वल टू के पी वाई। अच्छा मैं आपको इसका ना m के एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये जैसे आप ये बना रहे हो, इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो इस तरह से ये बनेगा आपका। दिस इज एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। इस साइड पर हम लेंगे नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम का मतलब पी वाई एंड इस साइड पर हम लेंगे डिमांड फॉर मनी, क्योंकि वो पॉजिटिव रिलेट कर रहा है ना, ठीक है। द डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द नॉमिनल इनकम, मतलब अगर नॉमिनल इनकम बंदे की बढ़ेगी तो उसका डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा, इससे ये साबित हो रहा है, ठीक है। सो डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम। समझ गए बात को बच्चों, ठीक है। ये इसका ये मार्शल का डायग्राम है, ठीक है, मार्शल का डायग्राम। क्लियर। फिर रॉबर्टसन का जो इक्वेशन है उसमें m इज इक्वल टू पी के टी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैथ्स का कॉलम में आ गई और ये इस तरह से लिखी हुई p इज इक्वल टू एम ओवर के टी, सेम बात है, ठीक है। m के डिवाइड में के टी कर दोगे तो p इज इक्वल टू एम ओवर के टी बन जाए, बात वही है, ठीक है। अब इसमें ये जो m दिख रहा है आपको, m क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, p क्या है, प्राइस लेवल, t क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज, का मतलब आप ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हो। के का क्या मतलब है, के का मतलब वही है बेसिकली जो उसमें हमने किया था कि टोटल इनकम का वो प्रपोर्शन जो बंदा अपने पास कैश बैलेंस में रख रहा है, प्रपोर्शन ऑफ मतलब टोटल जितने गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वो प्रपोर्शन जितना बंदा अपने हाथ में खर्चे पानी करने के लिए रख रहा है, कैश बैलेंस एज ए कैश बैलेंस रख रहा है, जिसको वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सेव नहीं कर रहा, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज अ रॉबर्टसन इक्वेशन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब तीसरा जो यहाँ पे इक्वेशन आता है पिगू का इक्वेशन आपको दिया रहा, पिगू का इक्वेशन बाकियों से थोड़ा अलग है, कैसे, ध्यान से समझो। पिगू की इक्वेशन को अगर मैं एम टर्म्स में करूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, है ना। एम को इस साइड ले जाएंगे, पी के आर ओवर एम, ऐसे बन जाएगा ये इक्वेशन, एम इज इक्वल टू के आर ओवर, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो इसमें आप देखो सभी बाकी की इक्वेशंस में जब मैं m की फॉर्म में इक्वेशन को लिख रही थी तो p जो था वो डायरेक्टली उससे वो था, प्रोपोर्शनल था, मतलब न्यूमिनेटर में था बेसिकली p, है ना। बट इस इक्वेशन में देखो जो p है वो नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है कि नहीं। इससे क्या समझ आ रही है आपको कि यहाँ पे p जो है वो m से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, नेगेटिवली रिलेटेड, यानी कि m बढ़ने से p बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ठीक है। सो इसका अब ये मतलब है कि ये जो P है ना, ये P प्राइस लेवल नहीं है बच्चे, ये P है वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। ये P यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी है, जिसको हम क्वांटिटी ऑफ मनी से इनवर्सली रिलेट करते थे, ये वो वैल्यू ऑफ मनी वाला P है। इस पिगू की इक्वेशन में P को हम प्राइस लेवल नहीं बोलते, P को हम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। M का मतलब चलो वही क्वांटिटी ऑफ मनी, या इसने पिगू ने एक अलग उसको नाम दे दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है, जो लीगली गवर्नमेंट के द्वारा अलो किया जाता है कि इस पैसे से आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जब वो डीमोनेटाइजेशन आया तो लीगल टेंडर हट गया था उन नोटों पर, तब हम वो नोट बेकार थे, मनी की तभी वैल्यू है अगर वो लीगल टेंडर मनी है, ठीक है। सो के का क्या मतलब हुआ, के का मतलब लीगल टेंडर मनी का वो प्रपोर्शन जो लोग अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, कैश बैलेंस फॉर्म, वही चीज, ठीक है। तो वो अब ये जो है ना पिगू का इक्वेशन, इसमें बेसिक मेन ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी को उसने इनवर्सली रिलेट किया है, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम भी हम इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैंने इस साइड पर क्वांटिटी ऑफ मनी ले रहे हैं हम, क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, और इस साइड पर हम ले रहे हैं वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा, इस तरह से, नेगेटिव रिलेशन हो गया, तो ये कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। सो दिस इज क्वांटिटी ऑफ मनी कर्व। तो ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी एक दूसरे से उल्टा रिलेट कर रहे हैं, और ये जो क्वांटिटी ऑफ मनी वाले कर्व है ना, बेसिकली आपको याद है इसको हम वर्टिकल कंसीडर करते हैं क्लासिकल मॉडल में, तो इसको आप ऐसे वर्टिकल भी इन कर्व्स को बना सकते हो, क्वांटिटी ऑफ मनी के टर्म्स को, Q1 Q2 एंड Q3,
ठीक है, वर्टिकल कर्व्स बना दिए। तो वैल्यू ऑफ मनी इस पॉइंट पे देखो, इतनी वैल्यू ऑफ मनी थी तो इतना क्वांटिटी ऑफ मनी था। वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई। फिर वैल्यू ऑफ मनी इतनी है तो क्वांटिटी मनी ऑफ मनी और बढ़ी हुई है ना। तो दोनों नेगेटिवली रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिटरमाइन हो रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी के द्वारा। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी कम होती जा रही है, पहले इतनी थी, पीछे और कम हो गई और कम हो गई, जैसे जैसे वो पीछे जाई जा रही है, आप देखो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट डायग्राम कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप है दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? बताइए बच्चों, कैम्ब्रिज थ्योरी सबको क्लियर है? कैम्ब्रिज थ्योरी, इसके भी हम कुछ क्रिटिसिज्म कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म देखो, इसमें बेसिकली हमने ये जो तीन वेरिएबल्स लिए है ना, एक के वाला वेरिएबल हर मॉडल में है, के। एक एक मॉडल में आर भी लिया था हमने। किस मॉडल में हमने आर लिया था? हाँ, इसमें पिगू की इक्वेशन में आर लिया था। और टी भी ले रहे हैं हम। बेसिकली इन थ्योरीज में अज्यूम किया गया था कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये कांस्टेंट, जैसे इसमें अज्यूम किया गया था कि टी कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें अज्यूम किया गया था कि ये जो आर है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें रियल इनकम, इसमें अज्यूम किया गया था कि ये जो के, इसमें भी के ही है ना, के जो है वो कांस्टेंट है। तो के आर एंड टी को कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। क्रिटिसिज्म में बोलते हैं कि भाई के आर एंड टी जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकते, दे कांट बी कांस्टेंट। ठीक है, फिर इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल में रिलेशनशिप बता दिया है। बट इसके क्रिटिसाइजर्स जो है वो कहते हैं कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट का तो कोई इफेक्ट बताया ही नहीं है। निग्लेक्ट इंटरेस्ट रेट विच इन्फ्लुएंस प्राइस लेवल, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है ना वो भी प्राइस लेवल पर अपना प्रभाव डालता है, बट इन्होंने उसको शो ही नहीं किया। ठीक है, फिर तीसरा इसमें कहा गया है कि रियल बैलेंस इफेक्ट को इसमें निग्लेक्ट किया गया है। रियल बैलेंस इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो रियल बैलेंस इफेक्ट को वो कहते हैं निग्लेक्ट किया गया है। सो पांचवा मैं बता देती हूँ शॉर्ट में आपको इसका वैसे। फिर इसमें स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को भी निग्लेक्ट, सिर्फ हर चीज में बात आ रही है कि बंदे ने अपने कैश बैलेंस के लिए कितने पैसे रखे, ट्रांजेक्शन के लिए, हर इक्वेशन में हम यही पढ़ रहे हैं कि इतना हिस्सा उसने अपने इनकम का ट्रांजेक्शन के लिए रखा। कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि क्या इतना हिस्सा उसने स्पेकुलेट करके भी अपने पास रखा है अपनी इनकम का। स्पेकुलेशन क्या होता है? होल्ड करके रखना अपने पास पैसा। तो कहीं यहाँ पर हमने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी नहीं पढ़ी, हर इक्वेशन में सिर्फ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी ही पढ़ रही। ठीक है, रियल बैलेंस इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है? रियल बैलेंस इफेक्ट आपको मैंने रियल इनकम का सिद्धांत बड़े अच्छे से समझाया हुआ है ना, कि जब भी प्राइस लेवल कम होता है तो उससे जो आपके रियल, जो आपके कैश बैलेंसेस हैं, जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। प्राइस लेवल कम होने से बढ़ती है, प्राइस लेवल बढ़ने से कम होती है। सो रियल वैल्यू ऑफ कैश बैलेंसेस यहाँ पे बढ़ जाएगी। कैश बैलेंसेस मतलब जो आपके पास पैसा है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं कि लीड्स टू राइस इन रियल इनकम। यही पढ़ा ना हमने, तो इसी को हम रियल बैलेंस इफेक्ट बोलते हैं। फाइन, क्लियर। तीसरा थ्योरी हम इसमें केंजियन का करेंगे, केंजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर। हाँ हाँ, सब्जेक्टिव में तो लिख कर ही आओगे ऑब्वियसली, डायग्राम भी बनाकर आओगे। जितने इक्वेशंस और डायग्राम बनाएंगे उतना आंसर अट्रैक्टिव बनेगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, आर का मतलब जो पूछ रहे थे ना, दैट इज रियल इनकम। बेसिकली रियल इनकम होता है उसका मतलब।
नहीं, एक थ्योरी और कर लो केन्स वाली, फिर बाकी कल करवा दूंगी, ठीक है। केन्स वाली बस ये लास्ट एक कर लो और बाकी कल करवा दूंगी। तो मैं दोबारा से आपको एक रिवीजन के लिए तीनों इक्वेशंस लिखकर बता रही हूँ, दिमाग से भूलना नहीं, इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने मार्शल की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इसकी एब्रीवेशन फुल फॉर्म्स चाहे भूल जाए बट इक्वेशंस मत भूलना, पी के वाई। फिर हमने रॉबर्टसन की इक्वेशन क्या की थी, रॉबर्टसन की इक्वेशन एम इज इक्वल टू पी के टी, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे हमने पिगू की इक्वेशन की थी, एम इज इक्वल टू के आर ओवर पी। देखो मार्शल रॉबर्टसन की सिमिलर है, बस वाई की जगह पे यहाँ पे टी दिया हुआ है। जो पिगू की इक्वेशन है वहां पे के एज इट इज रह रहा है, टी की जगह उसने आर रख लिया है और पी जो है वो डिवाइड में चला गया क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी बन गए, ठीक है। सो ये तीन इक्वेशन है आपकी कैम्ब्रिज अप्रोच की। चलो आगे हम चलते हैं केन्स की थ्योरी पे। सो केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। सो केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी में बेसिकली डिमांड फॉर मनी के तीन मोटिव्स कंसीडर किए गए। ओके सो ये जो केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है ना बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए एज वेल एज जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम है उनके लिए भी, ठीक है। और इस केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। लिक्विडिटी कभी भी पूछा जाए लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है, तो वो केन्स ने दी है, ठीक है। तो इसने कहा है देयर आर थ्री मोटिव्स, मतलब कि डिमांड फॉर मनी के तीन मोटिव्स होते हैं, लोग इन तीन मोटिव्स के कारण ही पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, कौन कौन से मोटिव्स होते हैं, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। तो अभी ये जो ट्रांजैक्शनरी मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव, इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी इस मॉडल की एजम्पशंस करवाती हूँ, या इस यहीं पे साइड पे लिख देते हैं assumptions। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट assumption है इस थ्योरी की, जो आगे जाके हम पोस्ट केन्जियन थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे आपकी बॉमल की, टोबन की, उसमें ये assumption पूरी तरह से क्रिटिसाइज की गई है। वो कहता है कि जो लोग हैं, पीपल कैन होल्ड देयर एंटायर पोर्टफोलियो की अपना सारा जो जायदाद है या जो अपनी सारी पैसा है जो अपना, या तो आइदर इन मनी और इन बोन्स, तो उसको कैश की फॉर्म में रखेंगे या तो वो बोन्स में रखेंगे, ठीक है। तो वो दोनों पोर्टफोलियो एक टाइम पर नहीं रख सकते कि एक ही टाइम पर वो ट्रांजेक्शनरी फॉर्म में भी पैसा रख ले और उसी टाइम पर वो बोन्स में भी लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या तो वो सारे पैसे को अपने कैश फॉर्म में रखेंगे या तो सारे पैसे को बोन्स में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बट आगे जब हम बॉमल टॉबिन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि वो अपने कुछ पैसे को साइमल्टेनियसली कैश फॉर्म में भी रख सकते हैं, कुछ पैसे को बोन्स में भी लगा सकते हैं। ये कहता है या तो इंटायर सारा पैसा या तो वो कैश में रखेगा या तो वो बोन्स में लगेगा, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीजें वो यहाँ पे इकट्ठे नहीं कर सकते। सो जैसे कि हमने पहले क्लासिकल्स में एंड कैश बैलेंसेस में पढ़ा था कि सिर्फ जो मनी का एक ही मोटिव है, दैट इज ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी, बट केन्स जो है इसने थ्री मोटिव्स दिए हैं,
3 motives for demand for money, not only one motive. ठीक है, जो आपको पढ़ा दिए यहाँ पे, ट्रांजैक्शनरी, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव. These are two important assumptions, and these two assumptions make the Keynes theory different. सेकंड assumption केन्स की थ्योरी को क्लासिकल से अलग बनाती है, पहली assumption केन्स की थ्योरी को इससे अगली यानी कि बोमल एंड टॉबिन वाली थ्योरी से अलग बनाती है. ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शनरी मोटिव है, इसमें कहा गया है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव का क्या मतलब होता है कि अपनी इनकम का कुछ पैसा लोग एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए रखते हैं. ठीक है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव का मतलब है पीपल कीप मनी फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शन, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में वो खर्चे पानी करने के लिए पैसे रखते हैं, वो ट्रांजैक्शन. प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है कि कुछ पैसा जो है वो लोग रखते हैं अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड नीड्स, मतलब कि पीपल कीप मनी एज ए कुशन अगेंस्ट, यानी कि प्रोटेक्शन, स्पेलिंग गलत लिख रही है, कुशन CUSHIUN, यही है ना, प्रोटेक्शन मतलब अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड नीड्स, मतलब अचानक से कोई मशीनरी खराब हो गई है ना, या कोई बीमार पड़ गया, सच एज मेडिकल इमरजेंसी. ठीक है, या फिर वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी, है ना. जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा अचानक लैपटॉप खराब हो जाता है, तो उसके लिए कुछ पैसा अपने पास बचा के रख रही हूँ, कोई मेरी मशीनरी ना खराब हो जाए, कोई मेरा ऐसा चीज जो मुझे बड़ी जरूरी है और वो चीज खराब हो जाए, और जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी एकदम से खराब हो जाए, अचानक से आने वाला ऐसा खर्चा, है ना, उसके लिए कुछ पैसे रखते हैं. फिर स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है लोग जो है ना अपने पास होल्ड करके भी पैसा रखते हैं. ठीक है, सो पीपल होल्ड मनी एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो केन्स है उसने सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही मकसद नहीं बताया पैसे का, उसने कहा है मनी आल्सो एक्ट्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि जो पैसा है उसको होल्ड करके रखा जाता है, कि उसको अपने पास स्पेकुलेट करके रखते हैं. स्पेकुलेट मतलब होल्ड होल्ड करके या स्टोर करके अपने पास रखा. ठीक है, अब ये 3 मोटिव्स, अब इन तीनों मोटिव्स के ध्यान से समझना. पहला जो मोटिव है ट्रांजैक्शनरी मोटिव, इसमें क्या कहेगा, मनी इज डिमांडेड फॉर डे टू ट्रांजेक्शंस एंड एमटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी जो है ना वो इनकम का फंक्शन है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी इनकम का फंक्शन है, बट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किसका फंक्शन है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है. इस चीज को ध्यान से समझो, मैं आपको अलग से इसके डायग्राम्स बना के दिखाती हूँ. ये देखो, उसने क्या कहा कि इस तरह से अगर मैं इस कर्व को बनाती हूँ, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पस एंड डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस, दोनों जो है वो किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन, इनकम का फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है. यानी कि इस साइड पर मैं इनकम ले लेती हूँ, इस साइड पर ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी ले लेती हूँ. तो देखो जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ रही है तो उनकी ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ रही है. ठीक है, बट अगर यही चीज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखूँ ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने या कम होने से ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी या प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है. इसको हम बोलते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इलास्टिक. ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इलास्टिक. इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा केन्स कहता है. ठीक है, वही जो हमने तीसरा केस पढ़ा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का, वो उसका डायग्राम बनता है ऐसे, यानी कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट करती है और वो भी नेगेटिवली रिलेट करती है. ठीक है, यानी कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है दैट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इज नेगेटिवली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से उल्टा यानी कि नेगेटिवली रिलेट करते हैं. देखो ये इसकी डायग्राम यहाँ पे भी बनी हुई है.
ये क्यों नेगेटिवली रिलेट करती है, अब इसका मतलब समझना, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है। ये 3 डायग्राम्स हैं बेसिकली जो हम लेकर चलते हैं इस थ्योरी में। तो इसका ये नेगेटिव रिलेट क्यों करती है, देखो, क्योंकि देखिए जब भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम लोग बोलते हैं कि डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बंदे को लगेगा कि मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट करके इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो मैं पैसा अपने पास स्पेकुलेट करके ज्यादा रखता हूँ, अपने पास होल्ड करके ज्यादा रखता हूँ। तो जैसे ही मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, तब जाके मैं इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। आई बात समझ में। हमेशा अक्सर ये चीज आपने सुनी भी होगी कि डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिवली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिमांड फॉर मनी उल्टा रिलेट करती है, दोनों में नेगेटिव रिलेशन रहता है। ठीक है, अब इसी चीज को उसने एक और कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया है बीच में, बॉन्ड प्राइस का कंसेप्ट लाकर। वो कहते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ता है तो उससे बॉन्ड्स का जो शेयर मार्केट है, इसके बारे में मैंने 1-2 दिन पहले भी बात की थी, बॉन्ड्स का प्राइस कम होता है। तो बॉन्ड्स का प्राइस कम होने से डिमांड, मनी की जो डिमांड है उस टाइम कम हो जाती है, लो हो जाती है। बॉन्ड्स लोग खरीदते कब है, मैंने क्या समझाया था आपको टोबिन की थ्योरी में, कि बॉन्ड्स खरीदी कब जाती हैं, बॉन्ड्स खरीदी कब जाती हैं, जब उनका प्राइस कम होता है, और बेची कब जाती हैं, जब उनका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, सो जब ध्यान से समझिए, जब बॉन्ड का प्राइस कम होता है तो मनी की डिमांड जो है वो कम होती है। हम बॉन्ड्स को कम प्राइस पर नहीं बेचते, हम कहते हैं कि पैसा वहीं पे पड़ा रहे, जो हमने बॉन्ड्स खरीदी हुई है वो वहीं पड़ी रहे, हम उसको बेचकर पैसा की डिमांड नहीं करते। बात समझे। व्हेन बॉन्ड प्राइस, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बॉन्ड प्राइस कम होता है, तो मनी की डिमांड उस टाइम पर हमारी लो। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। समझ गए बच्चे। अब इसी थ्योरी में कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी ट्रैप का। लिक्विडिटी ट्रैप, ये देखो, लिक्विडिटी ट्रैप हम उस सिचुएशन को बोलते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है और इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिमांड फॉर मनी इन्फिनिटली इलास्टिक बन। ये देखो, डिमांड यहाँ से, ये जो कर्व है ये आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल। तो इसके हॉरिजॉन्टल बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड फॉर मनी जो है ये इनफाइनाइट इलास्टिक बन रही है, इन्फिनिटली इलास्टिक बन रही है, पूरी तरह से इलास्टिक। यानी कि आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स वाले कंसेप्ट पढ़े हैं, इन्फिनिटली इलास्टिक बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है तो पैसे की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोग बिल्कुल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और इस टाइम पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इस चीज की वेट करते हैं किस चीज की वेट करते हैं, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, व्हेन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, तब वो पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तब वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वेट करते हैं वो इस चीज की। और फिलहाल के लिए अपने पास पैसा होल्ड करके रखते हैं, यानी कि स्पेकुलेशन जो है वो बढ़ा देते हैं इतने कम इंटरेस्ट रेट पर। बात समझ में आई है सबको, बताइए। हाँ अंजू बमल बमल जी, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे आपका बिल्कुल, देखिए ध्यान से एक बात समझिए मेरी। जो आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिखोगे ना, एक बुक में एक थ्योरी को कभी भी आप ट्राई करना, ये चीज, एक बुक में जो टेक्स्ट बुक होती है मोटी वाली, उसमें एक थ्योरी, उस पूरी थ्योरी को ना आप अपनी कॉपी पर लिखना शुरू करना। उस बुक पर वो थ्योरी 2 पेजेस में दी होगी, वो थ्योरी सारी अब वहां से पढ़ लेते हैं, और उसको जब अपनी कॉपी पर या जिस पर आपने एग्जाम देना उस शीट पर लिखेंगे ना, 10 पेज भर जाएंगे आपके। ट्राई करना, कभी किया होगा आपने। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट बुक में बड़ी बड़ी थ्योरीज दी गई है, हमको वो, आपको सारी तो एग्जाम में नहीं लिख कर आनी। हमको क्या करना है, हमको इतना लिख कर आना है कि हम आराम से 5-6 शीट्स भर आए और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करें, इतना अच्छा कि उसमें डायग्राम ज्यादा बनाए, इक्वेशन ज्यादा बनाए, फ्लो चार्ट ज्यादा बनाए, और उसमें हाईलाइट्स चीज ज्यादा करके, जैसे किसने ये थ्योरी दी है, किस डेट को ये थ्योरी दी है, इसका मेन आइडिया क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इस तरह से लिख कर आए उस चीज को। जिस तरह से वो थ्योरी टेक्स्ट बुक्स में दी होती है ना, अगर आप उस तरह से लिख कर आएंगे ना उस थ्योरी को, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे।
प्रेजेंटेशन मैटर्स ए लॉट इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम। ये बिल्कुल सही तरीका है अंजू जी। आप जैसे जैसे मैं चीजों को पढ़ा रही हूँ, आप इससे अपने नो, बिकॉज मैं हर कंसेप्ट में आपको डायग्राम करवा रही हूँ, हर थ्योरी में आपको डायग्राम करवा रही हूँ। अभी तक मैंने एक भी थ्योरी ऐसे नहीं करवाई जिसमें आपको डायग्राम नहीं करवाई। आप नोट्स बनाइए, इससे लिखिए अपने नोट्स में इंट्रोडक्शन करके, जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया उसके बाद लिखिए अपने नोट्स में जो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको करवाई, फिर उसकी जो आपको डायग्राम करवाई, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, उसकी जो आपको मैंने इक्वेशंस करवाई वो, फिर उसका जो क्रिटिसिज्म बताया, उसका जो कंक्लूजन बताया, उसके इस तरह से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और उन नोट्स से अटेम्प्ट करके आइए एग्जाम। नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेगा, आर लो होगा ना तो वो वेट करेगा, अपने पास पैसे की डिमांड ज्यादा करके रखेगा, वेट करेगा कि कब इंटरेस्ट बढ़ेगा, देन वो डिमांड फॉर मनी कम करेगा पैसे की, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, करके आना। एक ना इसी कंसेप्ट से रिलेटेड टर्म है, बियरिश एंड बुलिश बिहेवियर इन स्टॉक मार्केट। इससे आपको एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बियरिश। हाँ, पीडीएफ हिंदी में मिल जाएगी, फिक्र मत करो, ये सारे नोट्स आपको पूरा, जिसको हम बोलते हैं एक पैटर्न में होकर, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होकर आपको मिलेगा आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ, एक होता है बियरिश एंड बुलिश बिहेवियर। क्या होता है अभी बता सकता है कोई? बियरिश बिहेवियर में मार्केट फेल्स, फेल्स बियरिंग मींस होल्डिंग मनी। चलो आप देख कर आओगे कि मैं बता दूं आपको? देख के आना, नहीं देख के आए तो कल बता दूंगी, ठीक है। सो इसका नाम लिक्विडिटी ट्रैप इसलिए लिखा गया, लिक्विडिटी ट्रैप होगी, लोग, ट्रैप का मतलब क्या है, मतलब फंस गई वो चीज, लोगों के हाथ में फंस के रहेगी, मतलब इकोनॉमी में स्पेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो यू कैन राइट स्पेंड, ठीक है, कि जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आप सोचो पॉजिटिव रिलेशन कैसा आ गया, यू कैन राइट जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो तभी पैसा मार्केट में खर्चेंगे, स्पेंड करेंगे, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड ही सारी इकोनॉमी की ट्रैप हो गई है लोगों के हाथों में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, तो मार्केट डाउन आ गई है, उसके कारण लोग पैसा बाहर नहीं निकाल रहे, ट्रैप करके रख रहे हैं, बिकॉज उनको रिटर्न्स नहीं अच्छे मिल रहे मार्केट में, ठीक है। बैंकों में आप सिंपल इसका उदाहरण ले सकते हो, बैंकों में पैसा जमा नहीं करवा रहे बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्पेकुलेशन जोड़ के रख रहे हैं अपने पास, क्योंकि उनको बाहर जमा करवाने का क्या फायदा, उनको रेट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उससे, ठीक है। सो लिक्विडिटी ट्रैप हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, एक रहता है आपका बोमल इन्वेंट्री अप्रोच, बोमल इन्वेंट्री अप्रोच, टोबिन पोर्टफोलियो अप्रोच। ये थ्योरीज भी आपको बड़े अच्छे से करवाई जाएंगी, रियल बैलेंस इफेक्ट, वेल्थ इफेक्ट, ये हम कल करेंगे सारी थ्योरी, और फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट, ये 3 थ्योरीज हमको कल करनी है। सो कल हमने किया था ये वाला, कल हमने केंजियन थ्योरी पढ़ी थी, और ये कैम्ब्रिज की वर्जन पढ़ा था, फिशर की थ्योरी पढ़ी थी। आई होप ये सारी थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों। और ये आज लेक्चर 7 हमको बोमल से शुरू करना है, तो इसीलिए मुझे समझाने का लेवल भी उस अकॉर्डिंग अपना रखना पड़ता है कि हर तरह का बच्चा क्लास को समझ पाए, बेसिक से एडवांस लेवल रखना पड़ता है कि हम बेसिक से एडवांस लेवल की बात करें, ठीक है।
बेसिक तो करना है इसलिए बिकॉज जो बच्चा बहुत बिलो एवरेज है या फिर जो जूनियर लेवल का थोड़ा बच्चा है, इतना मेच्योर नहीं है, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड इतनी जल्दी नहीं कर पाता, वो भी चीज को समझ पाए, और ऐसा बच्चा जो मतलब जिसको एडवांस समझने की जरूरत है, इसका बेसिक क्लियर हो चुका है, वो भी समझ पाए। तो हमको अपने सारे लेक्चर्स बेसिक टू एडवांस चलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर बच्चा इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि उसको हर क्लास में बेसिक भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा। जो बच्चा बहुत बेसिक लेवल का, उसको ये समझना पड़ेगा कि मैम एडवांस भी पढ़ाएंगी, सिर्फ बेसिक पढ़ाकर छोड़ नहीं देंगी। और जो बच्चा थोड़े एडवांस लेवल का, उसको ये भी समझना पड़ेगा कि मैम एडवांस के साथ बेसिक भी पढ़ाएंगी, सिर्फ एडवांस ही नहीं पढ़ाएंगी, ठीक है ना। तो हर किसी को ये चीज अंडरस्टैंड बच्चे करनी पड़ेगी। क्लियर? चलो तो लेट्स स्टार्ट बोमल। ये मैं थ्योरी आज आपको काफी डिटेल में समझाने वाली हूँ। द रीजन बीइंग यूजीसी नेट के एग्जाम में भी इस थ्योरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड जो आपका दूसरे एग्जाम्स हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि इस बोमल की थ्योरी और हमने जो कल पढ़ी थी टॉबिन की थ्योरी, केन्स की थ्योरी, उसमें बच्चे डिफरेंस क्या है। जो हमने केन्स की थ्योरी पढ़ी थी ना, मेरी आवाज सबको क्लियर है? कोई मेरी आवाज में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना? हरी, जैसी प्रॉब्लम आएगी प्लीज मुझे बता देना, ताकि मेरी एनर्जी ना वेस्ट हो बोलने में, ठीक है, बता देना। सो केन्स जो है, इसने क्या कहा था कल जो हमने पढ़ा था, 3 तरह के मोटिव्स दिए थे। ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनरी नहीं है, यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, ट्रांजैक्शनरी, ठीक है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव। तो इसने एक मोटिव दिया था ट्रांजैक्शनरी मोटिव, दूसरा दिया था प्रिकॉशनरी, तीसरा इसने जो है वो स्पेकुलेटिव मोटिव दिया था, है ना। हाँ ठीक है। सो जो बोमल है, इसने इन तीनों मोटिव्स की जगह एक वर्ड डिफाइन कर दिया, रियल कैश बैलेंस। बेसिकली रियल कैश बैलेंस है उसका मतलब, ट्रांजैक्शनरी मोटिव ही है, मतलब उसने तीनों मोटिव्स की जगह एक वर्ड डिफाइन कर दिया, दैट इज रियल कैश बैलेंस, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस जो है इसमें ये है कि जो केन्स है उसने डिमांड फॉर मनी को 2 चीजों का फंक्शन बताया, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का, है ना। उसने कहा था कि जो ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है वो इनकम का फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है ना। मतलब बेसिकली अगर कहें, डिमांड फॉर मनी दोनों का फंक्शन है, इनकम का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फाइन। और जो बोमल है उसने क्या कहा है, उसने डिमांड फॉर मनी को 3 चीजों का फंक्शन बताया, इनकम का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तीसरा किसका फंक्शन बताया, देखो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रियल कैश बैलेंस इनटू इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स। यहाँ पे ना एक नया कंसेप्ट आप बोमल की थ्योरी में पढ़ोगे बच्चों। ये जो बोमल की थ्योरी है ना, ये जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना अपने मास्टर्स के दौरान, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, और हमारे प्रोफेसर ने तो हमको इतनी बुरी तरीके से थ्योरी समझाई थी ना, जस्ट जो बुक में लिखा गया था समझा के चले गए थे। और ये थ्योरी अब किसी भी बुक से पढ़ लोगे ना, आप इतनी अच्छे से इस थ्योरी को समझ नहीं सकते असल में जितनी अच्छी ये थ्योरी है। मतलब इसमें जो इकोनॉमिस्ट के कहने की, समझाने की बातें, इतनी अच्छी दिलचस्प चीजें उसने समझाने का प्रयास किया ना, बट बुकिश लैंग्वेज में वो चीजें आपको इतने से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब आपके प्रोफेसर ने भी आपको इतने अच्छे से चीजें पढ़ाई नहीं होगी, बट आज ये आप थ्योरी मुझसे पढ़ लोगे ना, बोमल की थ्योरी जिंदगी भर याद रहेगी, और ये थ्योरी आपकी रियल लाइफ में भी काम आएगी, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है इस थ्योरी की, ठीक है। और चाहे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव, जिंदगी में कोई भी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बोमल की थ्योरी आपको कभी नहीं भूलेगी, और याद रखोगे, सिमरन मैम से पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें एक नया कंसेप्ट एड ऑन हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रियल कैश बैलेंस इनटू इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स। तो लोग क्या करते हैं, जो उनके पास पैसे होते हैं, जो उनके पास कैश बैलेंस होते हैं, उनको वो इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। आपने अपना पैसा जो है, मान लो स्टॉक मार्केट में लगाया, बॉन्ड्स में लगाया, उस चीज में लगाया जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर भी तो आपका कोई कॉस्ट लगेगा ना, उस पर भी तो आपका कोई खर्चा आएगा ना। वो खर्चा, जो जिस खर्चे के थ्रू आपने अपना पैसा उस बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया, उस खर्चे की, उस लागत की भी बोमल ने बात किया यहाँ पर। अब इस लागत के बारे में आगे जाके आपको समझ में आएगा क्या है ये, ठीक है, अभी मैं आगे समझाऊंगी। फिर तीसरा डिफरेंस इसमें क्या है, तीसरा डिफरेंस ये है कि केन्स ने कहा है कि जो ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, है ना।
उसने कहा था कि सिर्फ इनकम पर डिपेंड करता है, बट बोमल ने कहा है कि नहीं, ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी जो है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है. सो दीज आर द थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन बोमल थ्योरी एंड केंजियन थ्योरी. फाइन. चलो अब देखो, ये जो बोमल की थ्योरी है ना, इसका पूरा नाम देखो, बोमल्स को हम बोलते हैं बोमल्स इन्वेंटरी ओके. सो इसको हम बोलते हैं बोमल इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, इसका ये नाम है बेसिकली. अगर आपको कभी पूछा जाए कि भाई इन्वेंटरी अप्रोच ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी किसने दी है, तो वो बोमल ने दी है. ठीक है. सो बोमल ने कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी वाली थ्योरी उसने एक्सप्लेन की है, जिसको हम इन्वेंटरी थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है. या आप कह सकते हैं कि उसने ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी वाली थ्योरी दी है फ्रॉम इन्वेंटरी पॉइंट ऑफ व्यू. इन्वेंटरी क्या होती है, इन्वेंटरी का हम मतलब समझते हैं. ठीक है. सो बोमल ये कहता है, देखिए बोमल कहता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने पास इन्वेंटरीज जोड़ के रखते हैं. बोमल asserts that businessmen कीप इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज का मतलब होता है किसी चीज का अपने पास ना स्टोर जमा करके रखना. ठीक है. इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो अपने पास गुड्स एंड मटेरियल्स, सर्विसेज का नहीं, उसका गुड्स एंड मटेरियल्स इकट्ठी करके रखते हैं अपने पास टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस, बेचने के लिए और उससे पैसे कमाने के लिए. ठीक है. इसी तरह जो नॉर्मल बंदा है, जो बिजनेसमैन नहीं है, जो इंडिविजुअल है, वो भी अपने पास इन्वेंटरीज जोड़ के रखता है. वो भी अपने पास इन्वेंटरी मतलब इकट्ठा करके रखता है. क्या इकट्ठा करके रखता है? गुड्स एंड सर्विसेज. नहीं, नॉर्मल बंदा अपने पास पैसा इकट्ठा करके रखता है गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. यही पैसा जो जिसकी वो बात कर रहा है ना कि अपने पास वो इन्वेंटरी ऑफ मनी रखता है, अपने पास वो पैसा जोड़कर रखता है, इसी इन्वेंटरी ऑफ मनी को इसमें वही कहा गया ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, कैश बैलेंसेस, इसी इन्वेंटरी को बोला गया. जो पैसा हम लोग अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं कि लोड पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सके, उसी इन्वेंटरी को उसने ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, बेसिकली ये कैश बैलेंसेस को आप बोलते हो, वो कहा है. ठीक है. अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझना, अब जो भी कोई इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है, वो जब अपने पास पैसा अपने हाथ में इकट्ठा करके रखता है, मनी की डिमांड करता है, उस पैसे को बाहर नहीं निकालता, तो उसके लिए उसको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. यू कैन से इंडिविजुअल्स इनकर कॉस्ट ऑन दीज इन्वेंटरीज एज दे हैव टू फोरगो इंटरेस्ट. एज दे हैव टू, देखो मैं साथ साथ में लिख इसलिए रही हूँ ताकि अगर मैं सिर्फ आपको स्टोरी फॉर्म में समझा दूंगी तो आप कहोगे कि आपने कोई मटेरियल तो हमको इसका प्रोवाइड किया ही नहीं, है ना. तो इसलिए मैं साथ साथ में लिख भी रही हूँ कि जो जो मैं समझा रही हूँ उसको लिख भी जाऊँ. जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इस तरह लिखा लिखाया हिंदी में भी मिल जाएगा. ठीक है. पहले समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है. सो इंडिविजुअल्स इनकर कॉस्ट ऑन दीज इन्वेंटरीज एज दे हैव टू फोरगो इंटरेस्ट विच दे कुड अर्न if they had kept their wealth in saving account और एफडीज. इन समझ आई बात? इन सेविंग अकाउंट और इन एफडीज. या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट और इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स. सो वो कहता है कि जो इंडिविजुअल है या जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं,
वो अपने पास पैसा, इन्वेंट्री ऑफ मनी मतलब अपने पास कुछ पैसा होल्ड करके रखते हैं, है ना, जिसको वो बैंकों में नहीं जमा करवाते, जिसकी वो सेविंग में नहीं, जो अपने एफडीज नहीं करवाते, जिसको वो शेयर मार्केट में नहीं लगाते, है ना, जो अपने पास पैसा रखते हैं, उस पैसे को अपने पास रखने के कारण ना वो कुछ इंटरेस्ट गवा बैठते हैं जो उनको मिल सकता था अगर वो उस पैसे को सेविंग्स में लगाते, अगर वो उस पैसे को बॉन्ड्स में लगाते, मिल सकता था, है ना, तो वो उस इंटरेस्ट को गवा रहे हैं, उस पैसे को अपने हाथ में रख गवा रहे हैं कि नहीं, तो यही इंटरेस्ट जिसको वो गवा रहे हैं, दिस इंटरेस्ट इनकम जिसको वो गवा रहे हैं, दिस इंटरेस्ट इनकम फोरगोन, फोरगोन मतलब जिसको वो गवा रहे हैं अपने हाथ में पैसे को रख के, इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए अपने हाथ में, जिसको पड़े था, जिसको हमने इन्वेंट्री रख रहे हैं, है ना, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए अपने हाथ में पैसा रख रहे हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट इनकम फोरगोन, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी फॉर ट्रांजेक्शन। समझ में आई ना बात? मेरे पास 10,000 है, मैं उस 10,000 को अपने हाथ में रख रही हूँ एज इन्वेंट्री ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन के लिए, खर्चों के लिए, उसको बैंकों में जमा नहीं करवा रही, अगर मैं जमा करवाती तो मुझे उस पर 7% इंटरेस्ट मिल जाता, तो मुझे उस पर ये कॉस्ट है बेसिकली, हाथ उस पैसे को अपने हाथ में रखने के पर मुझे ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, 7% की लागत जो मुझे मिल सकती थी अगर मैं उस पैसे को बैंकों में जमा करवाती, तो वो 7% जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। समझ आ गई बच्चों बात? हिंदी मीडियम से हूँ, बट आप बहुत अच्छे से करवाती हूँ, आपकी लाइव क्लासेस नहीं देख पाते रिकॉर्डेड। रविता रानी जी वेरी गुड बच्चे, जिस बच्चे को पढ़ना होता है ना उसके सामने एक सिर्फ ऐसा रीजन होता है, सिर्फ एक सहूलत होती है, जिसको नहीं पढ़ना होता ना उसके सामने 1000 बहाने होते हैं, 1000 बहाने, दैट्स इट, ठीक है, ये नहीं है, वे नहीं है, वो नहीं कराया, वे ऐसा है, ये ऐसा है, हजारों बहाने बनाएगा वो बच्चा जिसको नहीं पढ़ना, ठीक है, जिसको पढ़ना है ना उसको पढ़ लेना है। आपको तो यहाँ पर इतनी सहूलतें मिल रही है ना, हमारे टाइम थोड़ी ना इतनी सहूलतें होती थी। चलो समझ आ गई ये बात? अच्छा आगे देखिए, अब इसमें हम स्क्वायर रूट फार्मूला पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ बोमल की थ्योरी नहीं बोलते, हम इसको बोमल एंड टोबिन दोनों की थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को ना टोबिन ने भी सपोर्ट किया है, ठीक है, टोबिन ने भी सपोर्ट किया है, तो हम इसको बोलते हैं बोमल एंड टोबिन की थ्योरी। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो इन्वेंट्री अप्रोच है बोमल के अलावा और किसने दी है, तो टोबिन भी इसी में शामिल है, मतलब टोबिन का भी इसमें रोल है। So in this way both Baumol and Tobin emphasized, यार emphasize इतना डिफिकल्ट वर्ड है, रहने दो इसे। हाईलाइटेड लिखिए, highlighted that transaction demand for money is not independent of rate of interest, is not independent of rate of interest, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे ज्यादा है तो मैं अपने हाथ में पैसे क्यों रखूंगी, अगर मुझे पता है मुझे बैंक वाले इतना अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, मैं कहूंगी मैं 10,000 भी नहीं मुझे अपने हाथ में रखने, मुझे जाके बैंक में जाके जमा करवानी है ना। सो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहते हैं डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड करती है, बट केन्स ने कहा था नहीं डिपेंड करती। तो दे बोथ आर्ग्यू दैट transaction demand for money depends upon rate of interest। समझ गए बात? दोनों ने कहा है कि ये उस पर डिपेंड करती है। बेसिकली ये लोग कहते हैं कि लोग जो है ना वो अपने हाथ में पैसा क्यों रखते हैं, पीपल होल्ड मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, पीपल होल्ड मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस टू ब्रिज द गैप बिटवीन, टू ब्रिज, ये एक बार ना क्वेश्चन पता नहीं किस एग्जाम में आया था,
पीपल होल्ड मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज टू ब्रिज द गैप बिटवीन, किसमें गैप ब्रिज करने के लिए लोग अपने हाथ में ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए पैसा रखते हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन रेसिप्ट ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग। रेसिप्ट ऑफ इनकम, इसका क्या मतलब है? रेसिप्ट ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग, कि क्या है कि इनकम आपको एक ही बार मिलनी है महीने में, है ना, या तो आपको एक महीने में मिलेगी, या तो आपको एक हफ्ते में मिलेगी, या तो आपको एक साल में मिलेगी, एक ही बार मिलनी है ना। स्पेंडिंग आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, उसमें एक गैप होता है आपकी इनकम की प्राप्ति में और आपकी स्पेंडिंग में, गैप को फुलफिल करने के लिए, ब्रिज करने के लिए आप अपने हाथ में ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए पैसे रखते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब आगे आता है इनका स्क्वायर रूट फार्मूला। इन्होंने जो फार्मूला दिया उसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, Baumol has shown that average amount of cash withdrawal, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, which minimizes cost given by, ये स्क्वायर रूट फार्मूला है, C और MD। एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल का मतलब है बच्चे डिमांड फॉर मनी। ठीक है, डिमांड फॉर मनी मतलब एक बंदा कितनी मनी की डिमांड करता है, इतनी मनी की डिमांड, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो मनी की डिमांड करता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बंदा मनी की डिमांड करता है। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या कहता है? The formula is basically square root of the 2 times of the brokerage fees multiplied by the size। ये देखिए B का मतलब क्या है? B का मतलब है यहाँ पे ब्रोकर्स फीस। ठीक है, R का मतलब क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और Y का मतलब क्या है यहाँ पे? इनकम, जो भी इंडिविजुअल की इनकम है। तो ध्यान से समझो, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डिमांड फॉर मनी है ना, आपको साफ पता चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, इससे नेगेटिव रिलेटेड है। डिमांड, आपको याद है कल भी आपको पढ़ाया गया था, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया कि डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिव रिलेटेड रहता है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आप पैसा अपने हाथ में कम रखोगे और बैंकों में ज्यादा जमा करवाओगे, यानी कि डिमांड फॉर मनी कम होगी, है ना। ये फार्मूले से क्लियर होगी चीज। अब ब्रोकर फीस का क्या मतलब होता है? ब्रोकर फीस बेसिकली वो फीस होती है जो कन्वर्जन, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये वाली फीस है ब्रोकर फीस। ये वाली कहाँ गई? ये वाली, ये जो फीस है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रियल कैश बैलेंस इनटू इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स। आपका अगर कहीं कभी किसी का भी डीमार्ट अकाउंट हो तो आपको पता होगा उसमें एक ब्रोकरेज फीस लगती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पैसे है उसको, उसकी कन्वर्जन बॉन्ड्स में करवाने के लिए एक ब्रोकरेज फीस लगती है, एक मिडल मैन कॉस्ट आप उसको बोल सकते हो। तो ये कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी ज्यादा ये कॉस्ट होगी, उतना कम पैसा आप मार्केट में लगाओगे और उतना ज्यादा आप मनी की डिमांड करोगे। यानी कि डिमांड फॉर मनी ब्रोकरेज फीस से पॉजिटिवली रिलेटेड है। ब्रोकरेज फीस जितनी ज्यादा होगी, आप कहोगे कि ब्रोकर फीस ज्यादा है, मुझे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे पैसे की डिमांड ज्यादा करनी है, अपने हाथ में ज्यादा रखना है। ठीक है, तो ब्रोकर फीस इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद डिमांड फॉर मनी। बात समझ में आई? इसी तरह ये जो इनकम है इंडिविजुअल की, ठीक है ना, इनकम, इनकम भी डिमांड फॉर मनी से बच्चे पॉजिटिव रिलेट करती है। अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आप पैसे की डिमांड, मतलब हाथ में पैसा भी तो ज्यादा रखोगे ना, है ना। इज इट क्लियर? सो ये पॉजिटिव रिलेट करती है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, हाइयर इंटरेस्ट रेट, लेसर डिमांड फॉर मनी, हाइयर ब्रोकरेज फीस, हाइयर डिमांड फॉर मनी। ठीक है, एंड हाइयर इनकम, हाइयर इनकम, हाइयर डिमांड फॉर मनी। समझ में आई ये रिलेशन से सारे? ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम भी देखो। एक मिनट,
पहले मुझे 1 मिनट ये थ्योरी कंप्लीट करने दो, मैं फिर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आप समझाते समझाते मैसेज टाइप कर रहे हो ना, दैट मीन्स आपका ध्यान थ्योरी समझ में है ही नहीं। पहले समझो और समझाने दो, फिर मैसेज करना। क्योंकि अगर आपकी इनकम ज्यादा है, सिंपली सरिता जी, अगर आपको डाउट कोई पूछना है तो थ्योरी से रिलेटेड पूछिए ना, बाकी डाउट्स बाद में पूछ लेना। अगर आप बाकी डाउट्स पूछ रहे हो थ्योरी समझाते वक्त, दैट मीन्स आपका ध्यान थ्योरी में है ही नहीं है। जो बच्चा फोकस्ड होकर थ्योरी पूछ रहा है ना, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, वो बच्चा मुझसे इधर उधर के डाउट नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ही थ्योरी में डटा हुआ है। वो थ्योरी से रिलेटेड डाउट पूछेगा। अगर आप इधर उधर के डाउट पूछ रहे हो, समझा मैं थ्योरी रही हूँ आपको, दैट मीन्स आप थ्योरी नहीं समझ रहे हो। सिंपली लाइव क्लास के दौरान थ्योरी नहीं समझ रहे हो तो रिकॉर्डेड में कैसे समझ आ जाएगा आपको? कैसे मैं मान लूं कि रिकॉर्डेड ध्यान से देख लोगे, लाइव नहीं ध्यान से देख रहे? देखो, इनकम बढ़ने से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। अगर आपकी, देखिए मेरी इनकम 20,000 है, मैं कहूंगी भाई मैं मुझे ना खर्चे करने के लिए 10,000 अपने हाथ में पैसा रखना है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी 10,000 रखना है। मेरी इनकम 50,000 हो जाती है, मैं कहूंगी मैं 20,000 रख लेती हूँ अपने हाथ में कैश। ऑब्वियसली इनकम बढ़ने से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी तो बढ़ेगी ही। समझ गए कि नहीं? ये फार्मूला है, स्क्वायर रूट जो है ना, दिस इज बेसिकली फार्मूला। ये फार्मूला किसका है? इसका फार्मूला एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल विच मिनिमाइजेस कॉस्ट। कि एक बंदा जो है वो कितना कैश विड्रॉल करवाए, यानी कि एक बंदा जो है वो मनी की कितनी डिमांड करे ताकि उसकी कॉस्ट जो है, उसकी लागत जो है वो मिनिमाइज आए, कम से कम आए। उसका ये फार्मूला बना हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूले होते हैं कि एक पर्सन कितना कैश विड्रॉल करवाए कि उसकी लागत कम से कम आए। एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल विच minimizes cost, that the formula is a square root of 2 times brokerage fees multiplied by individual income divided by interest rate। ठीक है, अब देखो इसका एक डायग्राम। ब्रिज गैप का मतलब बच्चे कि आप ना दो चीजें हैं। देखिए आपको इनकम आ रही है 1 तारीख को, हर 1 तारीख को। अब 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपके पास 29 दिन बचे हुए हैं। इस 29 दिन में आपके खर्चे हो रहे हैं, है ना? तो आपको इन 29 दिनों में खर्चे चलाने हैं ना अपने, दैट इज द ब्रिज। मतलब इस गैप को भी तो, इनकम तो हर 1 तारीख को आ रही है, जून में पहली को आई, फिर जुलाई को पहले को आई, अगस्त में पहली को आई। बट इस पहली और पहली में जो दिन आते हैं, दैट इज अ गैप। ये 29 दिन का गैप है, इनकम का गैप है ना। इस गैप को ब्रिज करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप कुछ पैसे अपने हाथ में अपनी जेब में रख रहे हो, ट्रांजैक्शन पर्पस। सारा पैसा एक को खर्च नहीं कर देते, कुछ पैसा अपने पास बचा के रख रहे हो कि ये 29 दिनों का जो गैप है इनकम का, उसके लिए मुझे अपने हाथ में पैसा रखना है बचा के। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका ब्रिज द गैप ये मतलब है इसका। ठीक है, तो अब देखो इसका एक छोटा सा डायग्राम भी है। जैसे इसमें सिंपली हम कहते हैं ना कि डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिव रिलेट करती है। सो इस तरह से ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिवली रिलेटेड। आप इसको ऐसे कर लिख सकते हो, दैट ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी स्लोप्स डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू बॉमल एंड टॉबिन। बॉमल एंड टॉबिन, ठीक है। क्लियर हो गई बात सबको? टॉबिन की थ्योरी पे चलें अब। फिर से एक बार दोबारा सारा क्लियर कट ब्रीफ में कर दूंगी, पहले अब टॉबिन की थ्योरी पे चलते हैं। ठीक है, टॉबिन पोर्टफोलियो अप्रोच। नहीं, ग्राफ नहीं आएगा अनिता जी, ये आपकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए। ठीक है, ग्राफ से कई बार जैसे वो पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ग्राफ दिया हुआ है इसमें, मतलब कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाते हैं ग्राफ से, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे उसमें बोल देते हैं मैम कंसेप्ट को समझाने के लिए ना हमको ग्राफ भी बताओ, जस्ट उसके लिए। आगे टोबिन का देखिए, टोबिन की थ्योरी को हम बोलते हैं टोबिन पोर्टफोलियो अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, इसका ये नाम है। अब बेसिकली टोबिन एंड बॉमल सेम ही है, मतलब दोनों के ना वो धारणाएं assumptions सेम ही है, बट फिर भी टोबिन ने अपना एक अलग से थ्योरी दिया है जिसका नाम उसने पोर्टफोलियो अप्रोच रखा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या क्या उसने, तो कहता है अकॉर्डिंग टू टोबिन इंडिविजुअल्स diversify their portfolio by holding a balanced combination
ऑफ सेफ एंड रिस्की एसेट्स। आपको याद है हमने कल केन्स की थ्योरी में पढ़ा था कि एक बंदा एक टाइम पर अपनी एक ही पोर्टफोलियो में पैसे लगा सकता है, या तो वो कैश में अपने पास रखेगा या तो वो फिर बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देगा, है ना। वो साइमल्टेनियसली दोनों में पैसे नहीं लगा सकता, पढ़ा था ना। बट टोबिन बोलता है कि वो अपनी पोर्टफोलियो को क्या करेगा, डिवर्सिफाई करेगा। डिवर्सिफाई करने का मतलब कि अपना आधा पैसा वो कैश में रख लिया, आधा पैसा उसने लगा दिया वो शेयर मार्केट में, आधा पैसा उसने बैंकों में जमा करवा दिया। मतलब अपनी पोर्टफोलियो को वो डिवर्सिफाई कर रहा है, एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बना रहा है सेफ एंड रिस्की एसेट का। मतलब मान लो उसने अपना 30% पैसा जो है वो एफडीज में लगा दिया, एफडीज बिल्कुल सेफ एसेट्स हैं। इसी तरह उसने 30% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा दिया जो कि रिस्की एसेट्स हैं। इसी तरह उसने 20% पैसा जो है अपने हाथ में एज ए ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए रखे, है ना। मतलब वो अपनी पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहा है, एक बैलेंस बना के रख रहा है सेफ एंड रिस्की एसेट्स का। ठीक है, तो अब वही चीज हम आगे वही चीज पढ़ेंगे। कहता है कि केन्स क्या कहता था इन केन्स एनालिसिस, इन केन्स एनालिसिस एन इंडिविजुअल होल्ड्स वेल्थ, या तो मतलब एक ही चीज में लगा सकता था अपना सारा पैसा, आइदर इन ऑल मनी, मतलब या तो सारा कैश में रख लेता, और आल बोन्स, या तो सारा ही पैसा अपना बोन्स में लगा लेता, ऐसा था ना। बट अकॉर्डिंग टू टॉबिन, बट टॉबिन क्या कहता है कि एक ही टाइम पर दोनों में लगा सकते हैं। इंडिविजुअल कैन होल्ड बोथ कैश एंड बॉन्ड, कैश एंड बॉन्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम पर वो दोनों में अपना पैसा लगा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टॉबिन कहता है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है ना वो रिस्क एवर्जन होता है। मतलब वो रिस्क को बंदा टालना चाहता है और कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे एसेट्स में पैसा लगाए जिससे उसका रिस्क कम से कम हो, रिस्क उसका मिनिमाइज हो। ठीक है, इंडिविजुअल्स बिहेवियर शोज रिस्क एवर्जन। रिस्क एवर्जन, ठीक है, रिस्क एवर्जन का कंसेप्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े अच्छे से समझा हुआ है। दे प्रेफर लेस रिस्क टू मोर रिस्क, कम रिस्क को वो प्रेफर करते हैं एट ए गिवन रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जिस चीज में कम रिस्क है उस चीज को वो ज्यादा प्रेफर करता है। पोर्टफोलियो का मतलब बच्चे आपका, कैसे अब मैं बताऊं इन ट्रूली हिंदी सेंस, अगर हम कहें कि जो आपके पास धन दौलत है या जो आपके पास जुड़ी हुई चीज है, जो आपके पास एसेट्स हैं, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास 4 लाख रुपया है ना, वो मैंने कैश में रखा है या बॉन्ड्स में लगाया, किस पोर्टफोलियो में लगाया हुआ, बेसिकली दैट इज पोर्टफोलियो। इफ आई एम सेइंग कि मैंने वो पैसा बॉन्ड्स में लगाया हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो क्या है, बॉन्ड्स है। अगर मैं कहूँ कि वो पैसा मैंने कैश की फॉर्म में रखा हुआ है, मेरा पोर्टफोलियो कैश है। अगर मैं कहूँ वो पैसा मैंने एफडीज में रखा हुआ है, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो एफडीज है। बात समझे, संपत्ति आप बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो जो इन्वेस्टमेंट का एक संग्रह होता है ना, वो चीज। एक एग्जैक्ट हिंदी का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, 2 मिनट। हिंदी में इसको बोल देते हैं निवेश सूची, वही इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट। ठीक है, मतलब कि जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली अपनी की हुई है वो चीज आ जाती है पोर्टफोलियो। ठीक है, हाँ, निवेश सूची मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, निवेश सूची। ठीक है, हाँ, पुटिंग ऑल एग्स इन डिफरेंट बास्केट, सही है।
अगर तो एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सारा, तो वो तो आ जाएगा ना, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर अलग अलग डिवर्सिफाई कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को, तो वो आएगा फिर डिफरेंट बास्केट्स वाला। ठीक है। चलो, तो आगे हमको इसका डायग्राम, इसका भी हम डायग्राम करते हैं। तो इसका भी डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, लेट्स सी। इसमें हम बोलते हैं एसेट डिमांड फॉर मनी। ये कर्व एक बनता है टॉबिन में, इसको बोलते हैं हम एसेट डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, और इस साइड हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। टॉबिन कहता है एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, डिमांड फॉर लिक्विडिटी, या यू कैन से डिमांड फॉर मनी होल्डिंग, मतलब पैसे, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है बच्चे, अपने पैसे को अपने हाथ में रखना, जिसको बेसिकली बोमल ने उसको ट्रांजैक्शनरी डिमांड बोल दिया था, टोबी ने उसको नया नाम लिक्विडिटी दे दिया, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब वही है कि ट्रांजैक्शनरी पर्पस के लिए अपने हाथ में पैसा रखना, दैट इज लिक्विडिटी। ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी के लिए डिमांड कम होगी, डिमांड फॉर लिक्विडिटी विल बी लेस, क्योंकि आप ज्यादा पैसा जमा करवाओगे। एंड पीपल विल होल्ड मोर बोन्स, होल्ड, तो वो ज्यादा बोन्स होल्ड करेंगे इन देयर पोर्टफोलियो, अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में। सो इसका भी जो डिमांड फॉर मनी का कर्व है वो नेगेटिव स्लोप करता है, सेम बोमल की तरह, बस बोमल ने उस चीज को ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी बोला था, या कैश बैलेंस भी बोल सकते हो, डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस। इसने उस चीज को लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व या एसेट डिमांड फॉर मनी का कर्व बोला है, नाम में चेंज हुआ बस। ठीक है। सो टोबिन पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी एज एन एसेट स्लोप्स डाउनवर्ड, या सिंपल इसको इजी लैंग्वेज में मैं लिखवा देती हूँ, रुको। लाइक केन्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जैसे केन्स का स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कर्व बनता था, वैसे टॉबिन का ये कर्व बनता है, टॉबिन्स एसेट डिमांड फॉर मनी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको? तो आपको ये चीज यहाँ पे रियलाइज हुई कि बोमल एंड टॉबिन ने जो कहा ना, बेसिकली सारा ऑलमोस्ट सेम ही है। बोमल एंड टॉबिन ने कुछ खास अलग नहीं कहा, है ना। हाँ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, इसको हम ये भी बोलते हैं बबीता जी, बिल्कुल। तो बोमल एंड टॉबिन का थ्योरी मोस्टली सेम है। अब इसके बाद तीसरा थ्योरी इसका आता है, फ्रीडमैन का। फ्रीडमैन का ये भी कर ले हम, ठीक है, कर ले। फ्रीडमैन थ्योरी, फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये कर लो बच्चे, 2 दिन का ऑफ है आपको, कल का भी परसों का भी, फिर आपने अपना वो करना है कंप्लीट, क्विज वगैरह, बैकलॉग वगैरह, तो इतना कर लेते हैं आज हम। ठीक है, 9 PM पेपर 1 की क्लास है। हाँ,
चलो ये वाला करवा कर छोड़ देती हूँ, बस ना कर लो आज। अकॉर्डिंग टू फ्रीड, मैं ना बोल देती हूँ मैम को, वो 5 मिनट बाद क्लास शुरू कर लेंगी, ठीक है? तो अगर कर भी दिया ना मैम ने स्टार्ट उधर क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख लेना, बाद में देख लेना। वो यूट्यूब पर है शिल्पी जी, ठीक है? बबीता जी सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। सैटरडे आपका बैकलॉग कवर हो गया, पिछला सारा आपने कंप्लीट कर लिया अपना? शिल्पी जी उसका टेलीग्राम पर आएगा नोटिफिकेशन आपको, ठीक है? सैटरडे आपका वीकली क्विज होता है। संडे तो वैसे आपका छुट्टी कोई नहीं होता, आपका हॉलीडे नहीं होता कोई, ठीक है? योर हॉलीडे, आपका हॉलीडे तभी होगा जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब भी नहीं होगा, तब जॉब करोगे। तो मतलब संडे का दिन आपको बैकलॉग कंप्लीट करने को मिलता है। शिल्पी जी आपको ना टेलीग्राम पे बच्चे नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन मत लो, क्लास स्टार्ट होने पर आपको नोटिफिकेशन आता है टेलीग्राम पर। अभी आया होगा शायद, आप देखो, अब मैं स्टडी गुरु टेलीग्राम देखो, ठीक है? चलो, तो करो फटाफट। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल फंक्शन। देखो, जो केन्स था ना, उसने कहा था कि जो डिमांड फॉर मनी है वो अनस्टेबल है। उसने सप्लाई को स्टेबल लिया था, ठीक है? उसने सप्लाई को स्टेबल फंक्शन, आपको याद है हमने क्लासिकल को पढ़ा था कि क्लासिकल जो है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है, और केन्स जो है वो डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट है, पढ़ा था ना हमने। हमने ये भी पढ़ा था कि केन्स जो है उसने सप्लाई को स्टेबल मान के चला है, जो जिसमें एक हमने फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें हमने कहा था कि सप्लाई को केन्स ने स्टेबल लिया है, और वो कहता है कि डिमांड में चेंजेस होने के कारण ही इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि केन्स ने डिमांड को अनस्टेबल माना है। फ्रीडमैन ने क्लासिकल्स की तरह डिमांड को स्टेबल माना है और सप्लाई को अनस्टेबल माना है। बात समझ आई? ठीक है? तो फ्रीडमैन क्लासिकल्स की तरह बात कर रहा है, वो सप्लाई को अनस्टेबल मान रहा है, डिमांड को स्टेबल। और केन्स जो है वो डिमांड को अनस्टेबल, यानी कि जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं वो डिमांड के कारण आ रहे हैं, सप्लाई को स्टेबल मान रहे हैं केन्स। समझ गए बात को? अब फ्रीडमैन की ये जो इक्वेशन है ना, एमडी, ये फ्रीडमैन की इक्वेशन है, इसको आपको याद करना है, इसका मतलब समझो। एमडी का मतलब क्या होगा? मनी डिमांड या डिमांड फॉर मनी, है ना? पी का क्या मतलब होगा? प्राइस। वाई का क्या मतलब होगा? रियल इनकम। और अगर मैं आपको कहूं पी वाई का इकट्ठा मतलब क्या होगा, बताओ फटाफट, कल बताया था। पी वाई का इकट्ठा मतलब आप बताओगे? के क्या है? के कांस्टेंट है, बेसिकली ये प्रपोर्शन है उस चीज का कि कितना प्रपोर्शन इनकम का एज ए कैश अपने हाथ में रखा जा रहा है ना? ये कल आपको जो इक्वेशंस करवाई थी उसी से रिलेटेड, ठीक है? तो फ्रीडमैन का हम एक इक्वेशन कुछ इस तरह से भी, हाँ, नॉमिनल इनकम, बिल्कुल सही, दिस इज नॉमिनल इनकम, सही है, सही है। सो डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस बाय आर बी आर ई आर डी, इस तरह से हम ये लिखते हैं। दैट इज बेसिकली फ्रीडमैन मनी डिमांड फंक्शन, फ्रीडमैन मनी डिमांड फंक्शन। इसमें अब ये क्या है देखो,
पी का मतलब प्राइस लेवल है, ये ऊपर भी लिख दिया है। वाई का मतलब रियल इनकम है। आरबी का क्या मतलब है? आरबी का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोन्स, ये लिखा होगा आगे आई थिंक। ये आरएम नहीं है कुछ भी। आरबी का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोन्स है, ठीक है। और आर ई का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज, ठीक है। और आर डी का मतलब क्या होगा? आर डी का मतलब होगा रिटर्न ऑन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ड्यूरेबल गुड्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, रिटर्न ऑन ड्यूरेबल गुड्स। ये सभी तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सभी तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोन्स है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यूरेबल गुड्स है, डिमांड फॉर मनी से नेगेटिवली रिलेट करते हैं, डिमांड फॉर मनी से नेगेटिवली रिलेट करते हैं, याद रखना, ठीक है। और जो प्राइस लेवल है, या आप बोल सकते हैं पीवाई, पीवाई पीवाई दैट इज नॉमिनल इनकम, ठीक है। पीवाई का क्या मतलब है? नॉमिनल इनकम। वो पॉजिटिव रिलेट करती है डिमांड फॉर मनी से। कल मैंने पहले भी अभी बताया है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगी। सिंपली समझ आई बात, ठीक है। तो केन्स जो फ्रीडमैन है उसने डिमांड फॉर मनी को इन सबका फंक्शंस बताया है। रेट, प्राइस लेवल, इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यूरेबल गुड्स, जो भी गुड्स जो ज्यादा देर तक चल सकते हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स है उसका कोई रिटर्न आपको मिल रहा है, जैसे कोई आपके पास ऐसा गुड है जो काफी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलने वाला, उस पर आप उसको आपको उसका कोई रिटर्न मिल रहा है ना। जैसे गाड़ी है, एक एसेट है आपका, ड्यूरेबल गुड है, उसको बेचने पर आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। तो बेसिकली वो चीज, तो वो सभी तरह के रेट्स जो हैं वो डिमांड फॉर मनी से नेगेटिव रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो और जो वो है आपका इनकम है दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड। फिर फ्रीडमैन ने यहाँ पे एक चीज और बोली है, वो कहता है कि वाइल इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। वो कहता है कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी का बच्चे मतलब क्या है कि इनकम में चेंज आने से जो डिमांड फॉर मनी में चेंज आएगा, इनकम में चेंज आने से, इनकम में चेंज आने से जो डिमांड फॉर मनी में चेंज आएगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ग्रेटर का क्या मतलब है? वो ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक। इनकम में चेंज आने से जो डिमांड फॉर मनी में चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। बट इंटरेस्ट इलास्टिसिटी नेग्लिजिबल का मतलब है जो चीज केन्स ने बोली, मतलब आप बोमन ने क्या कहा था? बोमन ने कहा था, नेटवर्क इशू आ रहा है, अच्छा चलो ये लास्ट ही है पॉइंट, बस खत्म करते हैं फिर। बोमल टोबिन ने क्या कहा था? बोमल टोबिन ने कहा था कि जो डिमांड फॉर मनी होती है वो इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, मतलब इंटरेस्ट में चेंज आने से काफी चेंज आता है डिमांड फॉर मनी में, जो हमने नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व बनाया था। बट फ्रीडमैन कहता है कि इनकम में चेंज आने से डिमांड फॉर मनी में चेंज आता है, ठीक है। इनकम में चेंज आने से डिमांड फॉर मनी में चेंज आता है, इंटरेस्ट में चेंज आने से डिमांड फॉर मनी में ज्यादा चेंज नहीं आता। नेग्लिजिबल का मतलब है ना मात्र, ना मात्र। इंटरेस्ट में चेंज आने से डिमांड फॉर मनी में ज्यादा चेंज नहीं आता। समझ गए बात? क्लियर? ठीक है, ठीक है जी। बस एक चीज और करते हैं कि केन्स एंड फ्रीडमैन का डिफरेंस कर लेते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। कि आज ही किया है, आज ही पता लग जाए आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केन्स एंड फ्रीडमैन। ये देखो, केन्स की थ्योरी एक तरफ और फ्रीडमैन की। सो केन्स ने क्या कहा था? डिमांड फॉर मनी क्या है? अनस्टेबल फंक्शन है। फ्रीडमैन ने क्या कहा? डिमांड फॉर मनी स्टेबल फंक्शन है, ठीक है। तो इसने, केन्स ने डिमांड फॉर मनी के सेगमेंट बना दिए, सेगमेंट डिमांड फॉर मनी इनटू
ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव्स, ठीक है। और फ्रीडमैन ने ऐसे कोई कंपोनेंट्स नहीं बनाए। डज नॉट सेगमेंट डिमांड फॉर मनी इनटू कंपोनेंट्स। इज इट क्लियर? मैंने आपको सभी थ्योरीज के साथ साथ में डिफरेंसेस भी समझाए हैं, उनकी इक्वेशंस भी समझाई हैं, और जहां पर जिसकी डायग्राम है वो भी समझाई है, जहां पे नई डायग्राम वहां पे नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज क्लियर हो गई है। बस आज के लिए खत्म करते हैं। और ये रियल बैलेंस एंड वेल्थ इफेक्ट अगर तो आप कहोगे तो मैं करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रियल बैलेंस इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट कुछ ये ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही है। आपका कोई इशू है, मतलब कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए आप लोग प्लीज मुझे। अलका जी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना तो वो बंदा जमा पैसे ज्यादा करवाएगा और अपने पास पैसे कम रखेगा, तो डिमांड फॉर मनी कम होगी। इस तरह से ये रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है, ठीक है। और अब अपने डाउट्स बताइए जो पहले बता रहे थे आप लोग। मैंने ये बताया रितु जी कि फ्रीडमैन कहता है कि इनकम इलास्टिसिटी ज्यादा है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी कम है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट में चेंज आने से डिमांड फॉर मनी पे जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा नहीं आ रहा, नेग्लिजिबल है, ना मात्र है। इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, यानी कि इनकम में चेंज आने से जो डिमांड फॉर मनी में चेंज आ रहा है वो ज्यादा है, ठीक है। हाँ देविंदर सिंह जी, तो आप ये करिए ना, आपका ये जो कोर्स है ना इसमें आपको 18 जून वाला सारा एनालिसिस करवाया गया है, दिसंबर 2023 वाला सारा एनालिसिस करवाया गया, वो देखिए सारी क्लासेस। और इसके अलावा आपका जो अनाउंसमेंट सेक्शन है ना उसमें यूजीसी नेट के आपको 21, 22, 23 के सारे पीवाईक्यूज की पीडीएफ दी गई हैं, वो पीडीएफ से डाउनलोड करिए, चाहे प्रिंट निकलवाइए और वो सारे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वो अरेंज्ड है सारे। तो मुझे बताओ, ये रियल बैलेंस इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट करवा दूं, फिर हम मंडे को ट्रेड साइकिल से शुरू कर देंगे ना। रियल बैलेंस इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट समझ लो, चलो। रियल बैलेंस इफेक्ट, रियल बैलेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स पीडीएफ देखिए, जो तो असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी वाले बच्चे हैं ना उनको तो सारी हिंदी में साथ साथ में मिल रही है पीडीएफ, आप ना कंटेंट सेक्शन देखो, ठीक है। पूनम जी, उसके लिए पीवाई क्यूज का एक सेशन आपका लिया गया है एचपीएससी में, पीजीटी में। बाकी के सेशंस आपके पीवाई क्यूज के सिलेबस कवर हो जाएंगे ना तो उसके बाद लेंगे, ठीक है। बाकी अब जो आपको वीकली क्विज मिलती है ना पीजीटी में, उससे भी आप प्रैक्टिस करिए। चलो, तो ये जो बेसिकली रियल बैल, इसके बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा सा समझाया था जब मैंने क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म दिया था। ये जो रियल बैलेंस इफेक्ट है ना ये पेटिंकन ने दिया है। किसने दिया? पेटिंकन ने दिया है। ये जो वेल्थ इफेक्ट है ना ये पिगू ने दिया है। किसने? पिगू ने। ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसमें और कुछ नहीं है, ये थ्योरीज नहीं है, ये डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, ठीक है। ये रियल बैलेंस इफेक्ट है जो है, जो पेटिंकन ने दिया है, इसमें कल भी मैंने ये बेसिकली पढ़ाया था, मैं दोबारा से पढ़ा देती हूँ। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर जो है मनी की वो कम होती है ना, जिससे हम बोलते कि हमारा रियल इनकम कम हो गया। क्योंकि जब भी पैसा, जैसे मान लो 10 रुपए की पहले चीज मिल रही थी, तो मेरी इनकम 10,000 थी, 10 रुपए की चीज मिल रही थी, अब मेरी इनकम 10,000 ही रही बट प्राइस उस चीज का बढ़ गया, 20 रुपए हो गया, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, अब मैं पहले से कम चीज खरीद सकता हूँ, दैट मीन्स मेरी रियल इनकम कम हो गई। यही मतलब है रियल बैलेंस इफेक्ट का, कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। तो इससे क्या होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, रियल इनकम डिक्रीजेस
तो डिमांड विल डिक्रीज, उससे डिमांड डिक्रीज होती है। ठीक है। सो जो वेल्थ इफेक्ट है, इसमें ये चीज कही गई है एज वेज प्राइस डिफ्लेशन की बात की गई है इसमें, एज एज वेज प्राइस डिक्रीजेस, वेज प्राइस डिफ्लेशन, वेज प्राइस डिफ्लेशन भी इसको बोल सकते हो। वेज प्राइस डिफ्लेशन क्या होता है कि जब वेजेस कम होने लग जाती हैं, तनख्वाहें कम होने लग जाती हैं, प्राइसेस कम होने लग जाते हैं, मंदी चलती है इकोनॉमी में। ठीक है। एज वेज प्राइस डिक्रीजेस, wealth increases, consumption increases। देखिए इसके पीछे क्या तात्पर्य है कि अगर तनख्वाहें कम होगी भाई, तो जो वेल्थी पर्सन हैं, जो इंटरप्रीनियोर्स हैं, उनका तो इसमें फायदा है ना। तो वेल्थ इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है। सो क्या पढ़ रहे थे हम, वेल्थ इफेक्ट। फिगू एज, क्या पढ़ा कि जब वेज प्राइस डिफ्लेशन आता है, प्राइस डिक्लाइन करते हैं, वेल्थ इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होती है, एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। एम्प्लॉयमेंट भी, पूंजी, जब वेल्थ क्या है कि मतलब पूंजी का निर्माण ज्यादा होने लग जाता है, कंजम्पशन ज्यादा होने लग जाती है, प्राइस कम होने लग गए हैं, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होने लग जाती है ना। तो ये चीजें बढ़ने लग जाती हैं, वेज प्राइस डिफ्लेशन। बेसिकली इसमें रिलेशनशिप बताया गया है, कंजम्पशन, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ड्यूरिंग डिफ्लेशन। ठीक है। वॉइस, अच्छा वो मैंने 2 मिनट के लिए म्यूट किया था, इसलिए नहीं वॉइस आ रही होगी। ठीक है। बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी को तो। मंडे को हम करेंगे ट्रेड साइकिल्स, ये सारे ट्रेड साइकिल्स एक ही क्लास में हो जानी है। पूछ लो कोई डाउट है तो अभी, फिर हम ये इन्फ्लेशन करेंगे। ठीक है, मैंने कल दिखाया ही था आपको ये सारा, 31 अगस्त तक आपका ये कवर हो जाएगा सारा। बेसिकली वेल्थ इफेक्ट में ना बच्चे रिलेशनशिप बताया गया डिफ्लेशन में एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। उसने कहा कि जब इकोनॉमी में प्राइस डिफ्लेशन आता है, प्राइसेस कम होने लग जाते हैं, तो वेल्थ बढ़ने लग जाती है, वेल्थ बढ़ने से कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाती है। डिफरेंस की स्लाइड ये लो। सरिता जी, ये डिपेंड करता है कि वो एक्सेलरेटर जो है वो कौन सा है, मतलब वो डायनामिक फ्लेक्सिबल वाला है
मतलब जिसमें टाइम लैग है वो वाला एक्सेलरेटर है, जिसमें कोई टाइम लैग नहीं है वो वाला एक्सेलरेटर है, वो उस पर डिपेंड, मैंने आपको बताया था ना, ये एक एक्सेलरेटर है जिसमें टाइम लैग है, एक होता है जिसमें टाइम लैग नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, आप लीव कर सकते हो। हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वेल्थ इफेक्ट का, बिल्कुल। हाँ किरण बालाजी, जो टॉपिक से सेम है ना उसका आप पर कॉमन क्लास लग रहा है। जैसे जो टॉपिक सेम नहीं है उसको आपको नेहा मैम पढ़ा रही हैं या ख्याति मैम पढ़ा रही हैं, बट मुझे है कि जो मैं पढ़ा सकती हूँ नेट में, क्योंकि मैक्रो चल रहा था, जो मैं पढ़ा सकती हूँ वो मैं पढ़ा दूँ पीजीटी वालों को भी, क्योंकि बच्चों को हमेशा रहता है कि सिमरन मैम से पढ़ना चाहती हूँ। तो जो मैं पढ़ा सकती हूँ पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, जो साइमल्टेनियसली नेट वाली क्लासेस ले सकती हूँ दोनों में, जो कंबाइंड टॉपिक्स की, वो मैं ले रही हूँ। बट जो चीजें जो है अभी मुझे ये है कि नेट में उन चीजों को मुझे इतना डिटेल से ग्रोथ मॉडल्स वगैरह हैं उसको मुझे नेट में ऑब्जेक्टिव व्यू से पढ़ाना है, बट एपी में पीजीटी में वो चीजें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ना, थेरेटिकल व्यू में, तो उनके लिए हमने और एजुकेटर्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज रहती है। सरिता जी, मुझे अब ये नहीं पता कि आपके ऑप्शंस क्या हैं इसमें, वैसे तो करंट इन्वेस्टमेंट है तो इनकम में चेंज भी करंट से होना चाहिए। ठीक है, द ऑप्शन आंसर विल आल्सो बी करंट। ठीक है। माइक्रो हो चुका है विवेक जी, आप देखो अपने कंटेंट सेक्शन में जाके, माइक्रो आपको सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला हुआ है, बिकॉज एग्जाम अभी है ना, 2-3 महीने बाद एग्जाम है, तो सारा सिलेबस 2 महीनों में लाइव में तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टास्क है। 3-3 लाइव भी ले लें तब भी नहीं हो सकता, 5 लाइव ले लेंगे ना तब भी 2-3 महीनों में सिलेबस नहीं हो सकता लाइव में। तो आप अपने कंटेंट सेक्शन में जाके देखो, सारा माइक्रो करवाया हुआ है। और कुछ डाउट किसी को पूछना है कुछ? एनी डाउट? नहीं सोनम शर्मा जी, आप इंग्लिश मीडियम में लिखो ना, आपको हिंदी मीडियम में कोई वो थोड़ी ना है। मिक्स लिख सकते हो बिल्कुल। देखो सोनम जी, मैं आपको बताती हूँ, आप मास्टर्स में क्या करते होते थे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे वो हेडिंग हिंदी में देके आते, हेडिंग इंग्लिश में देके आते थे और लिखते हिंदी में होते थे, तो अब ऐसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में। बाकी अब रूल्स पढ़ लो एक बार, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वाला बच्चा ऐसा लिख सकता है कि हेडिंग्स को इंग्लिश में और नीचे उसका हिंदी में, मतलब लिख सकते हैं ऐसा। मास्टर्स में तो हमारा हर यूनिवर्सिटी में ये रूल होता था कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा हेडिंग इंग्लिश में देके आ सकता है। ठीक है। हाँ, चंचल ठाकुर जी के फ्रीडमैन ने जो डिमांड फॉर मनी है ना उसको डज नॉट सेगमेंट डिमांड फॉर मनी इनटू कंपोनेंट्स, यानी कि डिमांड फॉर मनी को उसने 3 कंपोनेंट्स में नहीं बांटा जैसे केन्स ने बांटा है, ये कहा है इसने। ठीक है। और कुछ? अच्छा, रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा है कि जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उसी में लिखना, नहीं तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, अजीब बात है ये। वैसे मुझे ना हिंदी मीडियम वाला आपका ये फंडा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, सच में बताऊं तो, मतलब इंग्लिश इज इजी देन हिंदी, जो है ना उसमें इतनी क्रिटिकल है ना इकोनॉमिक्स में। अब सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ, जो सप्लाई वर्ड है, चलो डिमांड तो फिर इजी है, सप्लाई कहने को बड़ा इजी वर्ड लगता है, पूर्ति मुझे कहने को बड़ा टफ वर्ड लगता है। ठीक है, इसी तरह आप मतलब कोई भी किसी भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की थ्योरी की बात करते हैं ना, उसका हिंदी वर्जन निकाल के देखो, बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब हिंदी में इकोनॉमिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे कहने का मतलब। आप ट्राई करा करो इंग्लिश सेलेक्ट करने की बच्चों, क्योंकि आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना कल को, आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, आप वहां पे ये नहीं आप दे सकते कि मुझे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स पढ़ाना नहीं आता। तो मतलब आपका जब इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तो आपसे वो पूछेंगे कि बताओ
मतलब थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो आप कहोगे मुझे हिंदी में बताओ क्या पूछ रहे हो, आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, फिर आपको तो पता होना चाहिए ना कि थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो कहने का मतलब कि वो काम आपका लॉन्ग रन में सरेगा नहीं, कि अगर आपको कोई इकोनॉमिक टर्म्स इंग्लिश में नहीं पता होंगे तो। समझ गए मेरी बात? चलो ठीक है बच्चे, गुड नाइट, थैंक यू, कल आपको क्विज मिल जाएगी, टेक केयर, बाय बाय।